तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। इसको प्रमाणित करने के लिए जो तरंगों का गुण है, अगर वो प्रकाश में भी हमको दिखाई पड़े तो ये बात सिद्ध हो सकती है। तरंगों का एक गुण है व्यतिकरण, कि यदि समान तरंगें एक ही दिशा में चलकर किसी स्थान पर मिल जाती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उस स्थान पर जो परिणामी तरंग है वो दोनों तरंगों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होती है। अर्थात यदि दोनों तरंगों के एक ही दिशा में कंपन हो रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, अगर वो विपरीत दिशा में कंपन हैं तो वो घट जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर वो ध्वनि की तरंगें हैं तो अगर संपीड़न है तो जुड़ जाएंगे, अगर संपीड़न विलयन होगा तो घट जाएगा, विलयन होगा तो जुड़ जाएगा। तो उसे हम कहते हैं व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण में जो हमको परिणामी तरंग मिलती है उसका आयाम या वो परिणामी तरंग का जो आयाम या तीव्रता मिलती है वो दोनों तरंगों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होती है। सीधे सीधे जुड़ती नहीं है, अगर वो विपरीत होगी तो घट भी जाएगी। लेकिन यहाँ प्रकाश में भी अगर ऐसा हो जाए कि दो स्रोतों से प्रकाश तरंगें आएँ और किसी स्थान पर मिलें जहाँ पर वो एक कला में हों वहाँ तीव्र प्रकाश हो, और जहाँ उनकी कलाएँ विपरीत हो वहाँ अंधेरा हो जाए। यदि ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रकाश तरंग के रूप में नहीं चलता। अब प्रकाश के इस व्यतिकरण को सिद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तो यह है कि चूंकि प्रकाश की तरंगें बहुत ही छोटी होती हैं और प्रकाश की चाल बहुत होती, आवृत्ति बहुत होती, इसलिए इसके लिए सामान्य जो तरंगों का है, सामान्य तरंगों के गुणों के आधार पर हम इसको नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि जो हमारे पास तरंगें हों तो जहाँ से वो स्रोत चल रहे हों वो स्रोत का जो कला है वो स्थिर रहे, उनके बीच में तरंगों के जो स्रोत हैं दोनों, उन स्रोतों से आने वाली तरंगों में कलांतर स्थिर बना रहे। इस प्रकार के स्रोतों को हम कहते हैं कि कला संबद्ध कोहेरेंट सोर्सेस हैं। समय के साथ उनकी कला स्थिर रहती है, अगर एक स्रोत में परिवर्तन हुआ तो उतना ही परिवर्तन दूसरे में हो जाएगा और कला उनके बीच में जो कलांतर है उतना ही रहेगा। तो पहली शर्त तय होनी चाहिए प्रकाश में कि जो भी प्रकाश स्रोत हैं वो कला संबद्ध होने चाहिए। तो प्रकाश स्रोत ये शर्त है व्यतिकरण की, प्रकाश में व्यतिकरण की शर्त, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध, कला संबद्ध यानी कोहेरेंट हो। पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि कलाओं का जो परिवर्तन हो वो समय के साथ अगर परिवर्तन हो तो दोनों में एक समान परिवर्तन हो और इसलिए उनके बीच का कलांतर स्थिर बना रहेगा। दूसरा, प्रकाश की जो आयाम है, प्रकाश का आयाम, प्रकाश का आयाम एवं आवृत्ति समान हो। जो प्रकाश की तरंगें आ रही हैं, प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंगों का आयाम एवं आवृत्ति समान हो। ये नहीं कि एक तरंग की आवृत्ति और दूसरे तरंग की आवृत्ति और अलग हो। तो किसी एक आवृत्ति के लिए पता लगा कि वो संपोषी व्यतिकरण है, किसी दूसरे के लिए दूसरा व्यतिकरण है, तो वो इस पर दिखेगा नहीं। और उनके आयाम भी समान होने चाहिए। अगर बिल्कुल समान आयाम नहीं होंगे तो जब अंधेरा होगा तो बिल्कुल अंधेरा नहीं मिलेगा। इसलिए कंट्रास्ट बढ़िया हो, विपर्यास बढ़िया हो, अंधेरा और उजाला के बीच का अंतर साफ साफ दिखे, उसके लिए आवश्यक है
कि प्रकाश तरंगों का आयाम एवं आवृत्ति समान हो। और तीसरा, जो प्रकाश का हम प्रयोग कर रहे हैं उन प्रकाश में बहुत सारी तरंगें न हो, एक ही प्रकार की तरंग हो, इसी एक ही आवृत्ति की तरंग हो, जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, यानी एक वर्णीय प्रकाश हो। एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक। अब एक वर्णीय प्रकाश के लिए हम लोग जानते हैं कि सोडियम लैंप है, वो पर्टिकुलर एक ही तरंग लंबाई का प्रकाश पैदा करता है। मरकरी लैंप हैं, सड़कों पर लगे रहते हैं, सफ़ेद रंग के दिखते रहते हैं। नियॉन बल्ब हैं, ये सब एक वर्णीय प्रकाश पैदा करते हैं। तो इनमें से इसी प्रकार के किसी हम स्रोत का प्रयोग करें। तो अब ये सारी अगर शर्तें पूरी हों तो व्यतिकरण प्रकाश में भी देखा जा सकता है। इसके लिए यंग ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं। यंग ने क्या किया कि एक स्रोत लिया, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यश लिया। ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, और एक वर्णीय इन्होंने प्रकाश स्रोत लिया। तो दो स्रोत नहीं लिए, एक ही स्रोत लिया। तो जब एक स्रोत है तो उसमें परिवर्तन जो होगा वो जो जब भी होगा तो इसी एक में ही होगा। और इससे ये निकलने वाला जो प्रकाश स्रोत से आ रहा है, यहाँ तो एक ही स्रोत से निकलता हुआ प्रकाश आ रहा है, यानी एक ही प्रकार का प्रकाश है, एक ही स्रोत से आ रहा है। इसके आगे M2 जो हमने पर्दा रखा उसमें दो रेखा छिद्र हैं, दो स्लिट लगी हैं, S1 और S2। S1 और S2 से प्रकाश निकलता है। तो यद्यपि यह प्रकाश यहाँ दो स्रोतों से निकलता हुआ दिखता है, लगता है कि एक स्रोत यहाँ, एक स्रोत यहाँ है, जबकि स्रोत एक ही जगह से पैदा हो रहा है। तो जो भी परिवर्तन इसमें होगा वो दोनों में एक साथ होगा। इसलिए इनमें कला संबद्धता भी बनी रहेगी और इनके आयाम और आवृत्ति भी बिल्कुल एक समान रहेगी, क्योंकि एक ही स्रोत से ये दोनों स्रोत बनाए गए हैं। और प्रकाश जो है वो एक वर्णीय ही है, यहाँ हमने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया है। तो ये सारी शर्तें इसमें ये पूरी हो जाती हैं। और इसमें ये S1 S2 जो रेखा छिद्र हैं, जिन्हें हम स्लिट कहते हैं, इस स्लिट से निकलने वाला प्रकाश इस पर्दे यल के ऊपर पड़ता है। तो जहाँ जहाँ ये दोनों तरंगों से आने वाला प्रकाश एक ही कला में पहुँचता है, वहाँ पर चमकीली लाइन दिखती है, और जहाँ पर वो विपरीत कला में पहुँचता है वहाँ पर काली लाइन भी दिखती है। तो काली और चमकीली पट्टियाँ हमको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती हैं, जिन्हें हम फ्रिंज कहते हैं। तो इस स्क्रीन के ऊपर काली और चमकीली पट्टी, फ्रिंजेस मिलती। यहाँ जो बीच वाला हिस्सा है, S1 स्रोत से आने वाली तरंग और S2 स्रोत से आने वाली तरंग को बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु पर जो लंबार्धक डाला गया इसके ऊपर है। और इसलिए यहाँ से आने वाली और इधर से आने वाली तरंग को द्वारा चली गई दूरी बराबर होगी। और हम जानते हैं कि जब इनके बीच का दूरी का अंतर यानी पथांतर 0 होगा तो तरंग एक ही कला में होगी। और इसलिए यहाँ पर जो मिलेगी, यहाँ तो हमको प्रकाशित फ्रिंज ही मिलेगी, यानी यहाँ पर मिलने वाली जो तरंग हमको फ्रिंज है, पट्टी है, वो चमकीली पट्टी ही मिलेगी। यहाँ पर हमको एक चमकीली पट्टी मिलेगी, ये चमकीली पट्टी मिलेगी। इसको कहते हैं दीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज, फ्रिंज माने पट्टी। ये दीप्त फ्रिंज बीच में है, इसलिए ये शून्य क्रम फ्रिंज है, मूल बिंदु है ये। इसको कहते हैं शून्य क्रम फ्रिंज। इसके ऊपर भी यहाँ अंधेरा मिलेगा, इसके नीचे भी यहाँ अंधेरी पट्टी मिलेगी। तो यहाँ तो अंधेरा मिलेगा, यहाँ की ये पट्टी अंधेरी होगी, डार्क होगी, यहाँ की भी ये डार्क होगी।
यहां भी ये डार्क होगी। ये दीप्त है और यह अदीप्त। तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज, फिर यहाँ दीप्त मिलेगी, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त। इस तरह से काली और सफ़ेद पट्टियाँ हमको इस पर्दे के ऊपर दिखाई पड़ती हैं। और यही दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का बनना प्रकाश में व्यतिकरण को प्रूव करता है, सिद्ध करता है। और इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश भी तरंग के रूप में चलता है। तो आइए हम इस यंग के प्रयोग को तो हमने देख लिया कि कैसा है यह प्रयोग, कैसा बनाया यंग ने। अब इसमें कुछ चीज़ों की हम गणना करते हैं। ये बात तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ से चलने वाली और यहाँ से चलने वाली तरंगें दो अलग अलग मार्गों से होकर आती हैं। तरंगें एक ही जगह से पैदा हो करके आ रही हैं। एक पर्दा यहाँ लगाया है, एक यहाँ पर छोटा रेखा छिद्र किया, जिसके कारण एक स्रोत दिखाई देता है। यहाँ पर दो रेखा छिद्र हैं और जिनसे दो स्रोत बाहर दिखाई देते हैं। इस पर्दे के ऊपर यहाँ से आने वाली तरंगें जगह जगह अलग अलग कलाओं में पहुँचती हैं। और जहाँ जहाँ एक ही कला में पहुँचेंगी वहाँ हमको दीप्त फ्रिंज, और जहाँ विपरीत कला में पहुँचेंगी वहाँ हमको काली फ्रिंज यानी अदीप्त फ्रिंज दिखाई पड़ेगी। अदीप्त पट्टी मिलेगी, एक काली पट्टी मिलेगी। और ये जो सफ़ेद, और जबकि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, अगर प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों से प्रकाश आ रहा है तो इस पूरे पर्दे पर सफ़ेद होना चाहिए। यह काला तभी हो सकता है, अदीप्त तभी हो सकता है जब प्रकाश तरंग के रूप में होगा। तरंग के रूप में होगा तो कहीं उसकी कला समान होगी, कहीं कला उसकी विपरीत होगी। तो जहाँ प्रकाश आ रहा है वहाँ भी अंधेरा तब होगा जब प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा होगा। तो ये प्रकाश की तरंग के रूप में चलता है या प्रकाश तरंग के रूप में होता है, उसका यही व्यतिकरण प्रमाण है। अब आइए इसको हम इसकी गणना करके और फिर निकालते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी इस शून्य क्रम फ्रिंज से दूरी कितनी होगी, चौड़ाई, और ये सब सारी चीज़ें हम लोग गणना करते हैं। ये हमारी शून्य क्रम फ्रिंज का बीच का हिस्सा है, ये दीप्त फ्रिंज है। ये आप ध्यान से यहाँ देखते हैं हम कि जो इस रास्ते से तरंग आ रही है S2P और दूसरी तरंग है S1P। मान लिया इस जो हमारी शून्य क्रम फ्रिंज है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, वो यहाँ से इसकी दूरी XN या XM है। हमने इसको N मान लिया, XM मान लिया। हम इसको N भी मान सकते हैं, M भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लें। M माने ये सफ़ेद रंग की पहली फ्रिंज है, जीरो फ्रिंज है। ये पहली फ्रिंज होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। काले रंग की यहाँ फ्रिंज नहीं, काले रंग की फ्रिंज यहाँ शुरू होगी, ये पहली है, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। तो यहाँ पर कौन सी रंग की कौन सी फ्रिंज है यह हमको पता नहीं है। हमने मान लिया कि यमोई फ्रिंज है, यम नंबर की फ्रिंज है और इसकी दूरी X है, इसलिए हमने इसको XM रखा। दोनों रास्तों से पहुँचने वाली तरंग यहाँ पहुँच रही है, इसलिए इन दोनों तरंगों का पथांतर, P पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर के लिए ध्यान दें, इस कोण को हमने थीटा मान लिया, ये कोण थीटा है, और इस कोण को भी हमने थीटा ही मान लिया, ये कोण भी थीटा ही होगा, ये कोण भी लगभग थीटा ही होगा। तो ये दोनों कोण थीटा हैं, इसलिए पथांतर P पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर बराबर P पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर बराबर S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, और ये बराबर है S2M ये S2M
ये तरंगों का पथांतर है। हम इसी पथांतर का, इसी S2m का मान निकालते हैं। यही S2m 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा के बराबर अगर होगा तो यहाँ पर तरंग एक ही कला में होगी, दीप्त फ्रिंज होगी, चमकदार पट्टी मिलेगी। और अगर यही S2m का मान λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 होगा तो यहाँ पर काली पट्टी मिलेगी, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो ये है हमारा P पर पहुँचने वाली, ये P पर पहुँचने वाली तरंगों का पथांतर है। ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स को हम देखते हैं। S1 S2m ट्रायंगल S1 S2m तथा ट्रायंगल NOP में, NOP में देखिए यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा बराबर S2m बटा S1 S2, थीटा में S2m बटा S1 S2 और NP1 में हो जाएगा OP अपान NP। या S2m S1 S2 ये दोनों रेखा छिद्रों, ये रेखा छिद्र जो स्लिट्स हैं इनके बीच की दूरी है D। S1 S2 रेखा छिद्र हैं। तो S2m अपान S1 S2 इक्वल टू D और OP इक्वल टू XM। NP चूंकि ये ON दूरी बहुत ही अधिक है और थीटा कोण बहुत ही छोटा है, इसलिए NP और ON बराबर है। तो NP की जगह हमने ON रखा, चूंकि NP बराबर ON। लगभग बराबर है, कोण छोटा है, NP बराबर ON, चूंकि थीटा छोटा है। या S2m इक्वल टू XM। XM D ऊपर चला जाएगा और ON इक्वल टू कैपिटल D, स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल D। ये है S2m पथांतर, दोनों तरंगों के बीच का पथांतर है ये।
P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच का ये पथांतर हुआ S2m। अब ये जो S2m है, जो पथांतर है, ये पथांतर यदि 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा होगा तो P पर दीप्त फ्रिंज होगी। P पर दीप्त फ्रिंज के लिए दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज, P पर दीप्त फ्रिंज के लिए S2m इक्वल टू 0 लैम्डा, 2 लैम्डा इक्वल टू m लैम्डा। जहां m बराबर 0, 1, 2 यानी नंबर, या dx अपॉन कैपिटल D इक्वल टू m लैम्डा। और इसलिए मूल बिंदु से O से या शून्य कम फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, और इसलिए शून्य क्रम फ्रिंज से यमथ या यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यमथ दीप्त फ्रिंज की दूरी XM D अपॉन D m लैम्डा। ये किसी भी नंबर की फ्रिंज की दूरी है, शून्य क्रम फ्रिंज से यानी O से दूरी है। इस तरह से हम किसी भी नंबर की दूरी O से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमको m नंबर की मालूम हो गई, अगर m+1 नंबर की मालूम कर लें और हम m+1वीं फ्रिंज की दूरी पे से nवीं फ्रिंज की दूरी घटा दें तो बीच की जो दूरी आएगी वो एक फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई या फ्रिंज विड्थ को निकालने के लिए फ्रिंज विड्थ को ज्ञात करने के लिए ये यमवी फ्रिंज की दूरी है m+1 वीं फ्रिंज की इसी प्रकार m+1वीं फ्रिंज की O से दूरी x
m प्लस 1 बराबर होगा m प्लस 1, m की जगह हो जाएगा लैम्डा d अपान d। और इसलिए हम इस दूरी में से इसको घटा दें तो फ्रिंज की चौड़ाई आ जाए। फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं इसके मध्य बिंदु से लेकर इसके मध्य बिंदु तक के बीच की दूरी को इसकी फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। इसके मध्य बिंदु से इसके मध्य बिंदु तक के बीच की दूरी को इसके फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। मान लीजिए ये हमारी जो आगे फ्रिंज होगी, इसके मध्य बिंदु से और इसके मध्य बिंदु तक के बीच की जो दूरी होगी वो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। और ये जो इसमें आती है दूरी, ये इसके मध्य बिंदु की ही दूरी है, बीच की दूरी ज्ञात होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई, जो यहाँ पर फ्रिंज है उसके मध्य बिंदु तक की दूरी इसके मध्य बिंदु से है। इसलिए जो दूरी ज्ञात होगी, जो अंतर आएगा वो दो फ्रिंजों के मध्य बिंदुओं के बीच का होगा। तो m प्लस 1वीं फ्रिंज की ओ से मध्य बिंदु तक की दूरी और फिर mवीं फ्रिंज की मध्य बिंदु से ओ से दूरी आ जाए और घटा दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी ये हमको ज्ञात हो जाएगी। इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई विड्थ जिसको कहते हैं, विड्थ बीटा, ये बराबर होगा x m प्लस 1 माइनस x m को x m प्लस 1 से घटा दिया, या बीटा इक्वल टू x m प्लस 1 का मान रखा m प्लस 1 लैम्डा d अपान d माइनस m लैम्डा d अपान d। और जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बीटा का मान आ गया। इसलिए बीटा फ्रिंज की चौड़ाई बीटा कट जाएगा, m लैम्डा से m लैम्डा कट जाएगा, यह आ जाएगा लैम्डा d अपान d। इसमें ये नंबर नहीं है कि कौन से फ्रिंज की चौड़ाई है। इसका मतलब सभी ब्राइट फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी। इसमें m नहीं है तो कौन से नंबर की फ्रिंज है या नहीं है कहीं। इसका मतलब प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई समान होगी, प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई समान होगी। तो जब प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई समान होगी तो सभी फ्रिंजें बराबर दूरी पर होंगी, बराबर चौड़ाई की होंगी। ये तो दीप्त फ्रिंज के लिए हमने फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर ली। यहाँ पर हमने ये जो पथांतर निकाला है, ये पथांतर दीप्त अदीप्त किसी के लिए भी हो सकता है। अदीप्त के लिए इसकी शर्त दूसरी होगी। इसलिए अदीप्त फ्रिंज के लिए अब ये दीप्त फ्रिंज के लिए हो गया। अब हम अदीप्त फ्रिंज के लिए लेते हैं। P पर अदीप्त फ्रिंज के लिए P पर अदीप्त फ्रिंज यानी डार्क फ्रिंज के लिए डार्क फ्रिंज के लिए पथांतर S2m
मस्ट बी इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि H2m मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, यानी इस तरह से ये 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इतना होना चाहिए। 2m प्लस 1 में जो m का मान है, जहां m इक्वल टू 0 नहीं होगा, या 1 2 3 इस तरह होगा। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्राइट फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज तो 0 ऑर्डर की फ्रिंज है, जहां पर पथांतर 0 रहता है। मध्य बिंदु पर दीप्त फ्रिंज ही बनेगी क्योंकि वहां पर एक ही कला में प्रकाश पहुंचता है। लेकिन जो अदीप्त फ्रिंज है वो 0 से नहीं शुरू होती, वो नंबर 1 से शुरू होगी। तो 0 ऑर्डर की जो दीप्त फ्रिंज है उसके बाद पहले नंबर की अदीप्त आएगी, फिर पहले नंबर की दीप्त आएगी। तो पहले नंबर की अदीप्त पहले आएगी और पहले नंबर की दीप्त बाद में आएगी। तो जो पहले नंबर की दीप्त फ्रिंज है वो तो पहले नंबर से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। तो m का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा बाई 2, फिर 2 रखेंगे तो आएगा 3 बाई 2। तो इस तरह से 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ये पथांतर होगा तो अदीप्त फ्रिंज बनेगी P पर। अब यहाँ पर इसके लिए हम जानते हैं H2m का मान कितना है। H2m का मान हमने निकाला हुआ है dxm अपान d, या dxm अपान d इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। और इसलिए O से यमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त नहीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी यम यह होगा 2m माइनस 1 लैम्डा, ये डी ऊपर चला जाएगा अपान d 2m माइनस 1 लैम्डा d अपान 2d। ये हुई यमुई अदीप्त फ्रिंज की दूरी। और इसी प्रकार m प्लस 1वीं फ्रिंज की दूरी, m प्लस 1वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब इसको निकालेंगे तो जहां पर m था वहां पर m प्लस 1 रख देंगे। अब ध्यान रखें यहां है 2m प्लस 1, यहां पर 2m प्लस 1 है, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 माइनस 1, राइट, 2m माइनस 1। और इस m की जगह हमको रखना है m प्लस 1, 2m प्लस 1 माइनस 1, 2m प्लस 2 माइनस 1, तो हो गया 2m प्लस 1।
इसका मतलब जब इसकी जगह m की जगह हम m+1 रखेंगे तो जो आएगा वो 2m+1 आएगा। तो m+1वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी x m+1 ये बराबर आएगा 2m+1 लैम्डा d अपान 2d। और इसलिए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर x, वही चीज वैसा ही x m+1 माइनस x m घटा देंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा x m+1 ये बराबर आ गया 2m+1 लैम्डा d अपान 2d माइनस 2m-1 लैम्डा d अपान 2d। जब घटाएंगे तो नीचे 2d दोनों में है आ जाएगा और ये हुआ 2m+1 लैम्डा d और लैम्डा d कॉमन है दोनों में आ जाएगा। लैम्डा डी बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचा 2m+1 माइनस 2m+1। टू एम कट जाएगा, ऊपर आएगा 2 लैम्डा डी अपान 2d बराबर लैम्डा डी अपान डी। इसलिए बीटा बराबर लैम्डा डी अपान डी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो चाहे डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों की फ्रिंज की चौड़ाई एक ही आती है, एक ही आती है, लैम्डा डी अपान डी। ये फ्रिंज की विड्थ है, फ्रिंज की चौड़ाई है। वो चाहे वो काली फ्रिंज हो, अंधेरी फ्रिंज हो, अदीप्त फ्रिंज हो, चाहे दीप्त फ्रिंज हो, फ्रिंज की चौड़ाई एक ही रहती है, वो अलग अलग नहीं होती। तो ये तो जो प्रकाश में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, पर्दे पर कहीं अंधेरा हो जाता है और कहीं चमकीला प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो ये जो यांग का एक्सपेरिमेंट है, यांग ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बात सिद्ध कर दी कि जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो सही है और प्रकाश तरंग के रूप में ही चलती है, क्योंकि जहाँ प्रकाश पहुँच रहा वहाँ भी अंधेरा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश मिल करके अंधेरा भी हो जाता है और ये संभव तभी है जब उसका प्रकृति तरंगों की प्रकृति होगी। यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रकाश की जो फ्रिंज है, फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। जो फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा, वो बराबर है लैम्डा डी अपान डी। लैम्डा तो वो प्रकाश है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बैगनी रंग का प्रकाश प्रयोग कर रहे हैं, नीले रंग का प्रकाश प्रयोग कर रहे हैं, लाल रंग का प्रकाश प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह का प्रकाश प्रयोग करेंगे वो तरंग लंबाई होगी। हमें जानते हैं कि लाल रंग की तरंग की लंबाई बड़ी है और बैगनी रंग के तरंग की लंबाई छोटी है। इसलिए बैगनी रंग का अगर प्रकाश हम प्रयोग करेंगे तो बीटा का मान कम आएगा, तरंगों की चौड़ाई, उसकी फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई कम आएगी। और अगर लाल रंग का करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई अधिक आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है ये पर्दे की दूरी पर भी निर्भर करती है। जो हमारे S1 और S2 स्रोत हैं, 2 स्लिट हैं, जो हमारे रेखा छिद्र हैं, जो हम पर्दा लिए हैं, इनसे जो दूरी है D,
ये जितनी अधिक दूरी पर पर्दा होगा उतनी ही फ्रिंजों की चौड़ाई भी ज़्यादा होगी। पर्दा नज़दीक हो तो फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी, पर्दा दूर होगा तो फ्रिंज की चौड़ाई भी अधिक होगी। फ्रिंज की चौड़ाई और अधिक करने के लिए जो स्लिट हैं हमारे, जो रेखा छिद्र हैं, इनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिंजों की चौड़ाई कम हो जाएगी, और इनके बीच की दूरी जितनी ही कम हो जाएगी उतनी ही फ्रिंजों की चौड़ाई भी अधिक होगी। तो इतनी चीज़ों पर यह निर्भर करता है कि जो फ्रिंज हमको मिलती है उसकी चौड़ाई किस बात पर निर्भर करती है। अब अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को, एक्सपेरिमेंट को अगर किसी द्रव में या किसी माध्यम में रख दिया जाए तो क्या होगा? जब किसी भी माध्यम में रखते हैं तो प्रकाश की तरंग लंबाई वहाँ पर बढ़ जाती है। प्रकाश की तरंग लंबाई बढ़ जाएगी, और जो प्रकाश तरंग लंबाई बढ़ जाएगी तो फ्रिंजों की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। तो जो फ्रिंजों की चौड़ाई है वो लैम्ब्डा के अनुक्रमानुपाती होती है। फ्रिंजों की चौड़ाई पर्दे की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, और फ्रिंजों की चौड़ाई दोनों जो स्रोत हैं उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी उनकी दूरी कम होगी फ्रिंजों की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी। ये तो हो गई यंग के प्रयोग से संबंधित चीज़ है। हमें जानते हैं कि जो प्रकाश है, अगर ये सिद्ध हो गया कि वो तरंगों के रूप में चलता है, यहाँ पर देखा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों का जो विशेषता है व्यतिकरण, वो प्रकाश में भी हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। तरंग किस प्रकार की है हमको अभी इस बात का पता नहीं। तरंगें हम जानते हैं दो प्रकार की होती। एक तरंग है जिसमें कंपन उसी दिशा में होते हैं जिस दिशा में तरंग चलती है। जैसे कोई व्यक्ति ऊँट पर बैठा है, उसी दिशा में वो हिलता है जिधर को ऊँट चलता है, उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एक वो तरंग है जिसमें कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत होता है। पानी की तरंग है, ऊपर नीचे कंपन करती है और सीधी आगे की तरफ बढ़ती। किसी तनी हुई रस्सी में अगर हम कंपन पैदा करते हैं तो कंपन ऊपर नीचे होंगे या दाएं बाएं होंगे, लेकिन कंपन आगे को बढ़ेंगे। तो जहाँ पर कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं उसे अनुप्रस्थ कहते हैं, जहाँ उसी दिशा में होते हैं उसे हम अनुदैर्ध्य कहते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अभी तक तो ये माना जा रहा है कि जो तरंगें हमारी हैं वो अनुदैर्ध्य हैं। आगे हम देखेंगे कि ये तरंगें अनुदैर्ध्य हैं या अनुप्रस्थ हैं। तो फिलहाल तो अभी हम लोगों ने ये ही सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। बस आज इतना ही।